गुड मॉर्निंग। आज हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है, इनके अनुसार इल्तुतमिश इलबारी सरदार आलम खां का लड़का था और इसके पिता जो हैं इसे अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक प्यार करते थे और इसी वजह से इल्तुतमिश के जो भाई थे, इन्होंने जब इल्तुतमिश छोटा था तो उसे घोड़ों के एक व्यापारी को बेच दिया और घोड़ों के व्यापारी ने इल्तुतमिश को और आगे बेच दिया। इस प्रकार अंत में ऐबक जो है, इसने इल्तुतमिश को खरीद लिया। इल्तुतमिश ने अपनी योग्यता, पराक्रम और स्वामी भक्ति से ऐबक का विश्वास प्राप्त कर लिया और धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभ में उसे सरजानदार पद पर नियुक्त किया गया और इसके बाद उसे अमीर शिकार बनाया गया। 1205 ईस्वी में जब गौरी ने पंजाब के गोखरों के विरुद्ध जो अभियान किया था, उसमें इल्तुतमिश ने बहुत अच्छा पराक्रम दिखाया और इससे प्रसन्न होकर गौरी ने ऐबक को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने और उसे दास्ता के बंधन से मुक्त करने को कहा। जब ऐबक ने ग्वालियर दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो इल्तुतमिश को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और बाद में उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उसने गहरवाल राजपूतों का दमन किया। ऐबक की मृत्यु के बाद जब लाहौर के अमीरों ने आराम शाह को सुल्तान बना दिया तो दिल्ली के तुर्क अमीरों ने अली इस्माइल के माध्यम से इल्तुतमिश को दिल्ली आकर सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया और इस प्रकार से इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और आराम शाह को परास्त करके अपने सुल्तान पद को उसने सुदृढ़ बनाया। इल्तुतमिश जो था, ये सुल्तान तो बन गया, लेकिन इसके सामने अनेक कठिनाइयाँ जो हैं ये आकर खड़ी हो गई और इनमें जो प्रमुख कठिनाइयाँ थी वे इस प्रकार से थी। सबसे पहली कठिनाई जो थी वो थी तुर्क अमीरों की समस्या। ऐबक को भारत में नवस्थापित तुर्क राज्य को संगठित करने का समय नहीं मिल पाया था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त तुर्क अमीर दिल्ली के सिंहासन को हथियाने की उधेड़बुन में लग गए और बहुत से तुर्क सरदार जो गौरी और ऐबक के समय में इल्तुतमिश से कहीं अधिक महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे, इल्तुतमिश को सुल्तान बना देने से असंतुष्ट थे और वे किसी भी प्रकार से दिल्ली के सिंहासन पर अपने आप को बैठा हुआ देखना चाहते थे। इन तुर्क सरदारों की ये मांग भी थी कि प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क सरदारों को ही नियुक्त किया जाए और भारतीय मुसलमानों को ऊंचे पद ना दिए जाएं। सिंध और मुल्तान के सूबेदार कुबाचा ने ऐबक की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज ने भारतीय प्रदेशों के ऊपर पुनः गजनी का दावा प्रस्तुत किया और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उसके लिए राजकीय चिन्ह भिजवा दिए। इसी प्रकार से ऐबक की मृत्यु के बाद बंगाल के अली मर्दान ने भी अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इस प्रकार से इल्तुतमिश की सबसे जो मुख्य कठिनाई थी वो इन तुर्क सरदारों को परास्त करके उन्हें दिल्ली शासन के अंतर्गत लाने की थी। दूसरी जिस समस्या का सामना करना पड़ा था वो थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। दिल्ली में तैनात तुर्क सेना के जिस सेना नायक अली इस्माइल ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया था, वह भी अब इल्तुतमिश का विरोधी बन गया था और तुर्क सेना अभी भी उसके नियंत्रण में थी। इसी प्रकार से दूसरी अन्य जो समस्या थी वह थी हिंदू सरदारों की समस्या। ऐबक के शासनकाल में बहुत से हिंदू सरदारों ने दिल्ली की अधीनता मानकर वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया था, परंतु ऐबक की मृत्यु के बाद उनमें से बहुत से सरदार विद्रोही हो गए और कर भेजना बंद कर दिया था। कई क्षेत्रों के सरदारों ने संगठित होकर अपने अपने क्षेत्रों से तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया। जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर आदि क्षेत्र दिल्ली से स्वतंत्र हो गए। उनकी स्वतंत्रता दिल्ली के तुर्क राज्य के लिए गंभीर संकट थी। दोआब क्षेत्र में भी तुर्क शासन लड़खड़ाने लगा था। इसी प्रकार से उत्तरी पश्चिमी सीमा जो थी वह भी एक समस्या बनकर सामने आई। मध्य एशिया की राजनीति में मंगोलों के प्रवेश से भारी उथल पुथल मची हुई थी। मंगोलों ने ख्वारिज्म के शाह को परास्त कर दिया था। ख्वारिज्म का राजकुमार
जलालुद्दीन भागकर सिंधु तट पर आ पहुंचा और मंगोल नेता चंगेज खां उसका पीछा करता हुआ किसी भी समय भारत में प्रवेश कर सकता था। मंगोलों के संभावित आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने की समस्या इल्तुतमिश के लिए अग्नि परीक्षा के समान थी। इसके अलावा दुर्बल राज्याधिकारी जो थे, ये भी एक बड़ी समस्या जो है इल्तुतमिश के सामने आई। और इन समस्याओं का सामना जो है वो इल्तुतमिश ने बहुत ही धैर्य और गंभीरता के साथ इस कार्य को लेते हुए किया। सबसे पहले उसने तुर्की अमीर जो उसके विरोधी हो चुके थे उनका दमन किया और इसके पश्चात इल्तुतमिश ने एक 40 मंडल का गठन किया। तुर्क अमीर जो थे, इनके भावी विद्रोह को रोकने और अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से काम लिया। उसने अपने प्रति निष्ठावान दासों का एक नया दल संगठित किया। चूँकि इसमें 40 लोग सम्मिलित किए गए थे, इसलिए इसे 40 दास अमीरों का दल कहा जाने लगा। इन लोगों को प्रशासन के मुख्य पदों पर नियुक्त किया गया। तीसरा जो कार्य किया वो था एल्दोज का दमन करना। जब इल्तुतमिश सुल्तान बना था तब गजनी के शासक एल्दोज ने इसे गजनी राज्य के अंतर्गत मानते हुए राज के चिन्ह भिजवाए थे और अब अपमान का प्रतिशोध जो है वो लेने के लिए इल्तुतमिश जो है इसने बहुत ही एक तटस्थता की नीति का पालन किया और तराइन के ऐतिहासिक मैदान जो है उसमें बाद में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें एल्दोज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। कुछ दिनों के बाद एल्दोज का वध कर दिया गया। इस विजय से इल्तुतमिश को दोहरा लाभ हुआ। एक तो उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और सिंहासन का दावेदार समाप्त हो गया और दूसरा भारत का मुस्लिम राज्य गजनी के प्रभुत्व में से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। तीसरा कार्य जो किया था वह था कुबाचा का दमन करना। नासिरुद्दीन कुबाचा गौरी का एक दास था। ऐबक की भांति उसने भी अपने स्वामी की सेवा की थी और गौरी ने उसे उच्च का सूबेदार नियुक्त किया था। कुबाचा ने अपनी योग्यता और पराक्रम से मुल्तान, सिबिस्तान और समस्त सिंध प्रदेश जो है इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने सुल्तान ऐबक की 2 पुत्रियों से विवाह किया और ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कुबाचा के ऊपर आक्रमण करके उससे लाहौर छीन लिया। कुबाचा की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाते हुए एक साथ उच्च और मुल्तान पर आक्रमण किया और कुबाचा जो है वो एक नाव पर बैठकर भाग निकला, परंतु उसकी नाव डुबो दी गई और कुबाचा का अंत हो गया। इस प्रकार इल्तुतमिश को अपने दूसरे प्रतिद्वंदी से छुटकारा मिल गया और सिंध, उच्च, मुल्तान तथा पंजाब जैसे विस्तृत क्षेत्र पर उसका अधिकार हो गया। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने मंगोलों के जो संकट था इससे अपने राज्य की सुरक्षा का प्रयास करना शुरू किया। 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के सामने मंगोल आक्रमण जो है वो एक भयंकर संकट बनकर खड़ा हो गया और अपनी कूटनीति प्रतिभा के द्वारा इसे उसने दूर करने में सफलता प्राप्त की। युवराज जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की ओर चला आया। युवराज का पीछा करते हुए मंगोल भी भारत की ओर आ धमके। इसके बाद उसने इल्तुतमिश की सेवा में अपना राजदूत भेजकर मंगोलों के विरुद्ध सैनिक सहायता की अपील की मांगबरनी ने। यहाँ पर अगर इल्तुतमिश मांगबरनी को सहायता देता तो सहायता देने का अर्थ था बर्बर चंगेज खां को दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए भड़काना। ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने कूटनीतिक सूझबूझ से काम लिया और विनम्रतापूर्वक जलालुद्दीन को कहला भेजा कि भारत की गर्म जलवायु आपके निवास के अनुकूल नहीं है, इसलिए आप पंजाब खाली करके वापस लौट जाएं। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने भावी युद्ध की संभावना को ध्यान में रखते हुए जोर शोर के साथ सैनिक तैयारियां भी शुरू कर दी। जलालुद्दीन ने संपूर्ण स्थिति को परखकर इल्तुतमिश से टकराना उचित नहीं समझा और वह 1224 ईस्वी में फारस की तरफ चला गया और उसके लौटते ही मंगोलों ने भी भारत को छोड़ दिया। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने इसी प्रकार से बंगाल जो है उसकी भी विजय
की और बंगाल का जो सूबेदार था अली मर्दान उसने जो है दिल्ली सल्तनत को वार्षिक खिराज देना बंद कर दिया था चूँकि लेकिन जब मंगोल आक्रमण के भय से इल्तुतमिश को मुक्ति मिली तो उसने फिर से बंगाल की तरफ इल्तुतमिश ने ध्यान दिया और बिना किसी प्रतिरोध के दक्षिणी बिहार पर इल्तुतमिश ने अधिकार कर लिया। इसके बाद वह बंगाल की तरफ बढ़ा। यद्यपि इस समय जो बंगाल का जो शासक था एवाज, उसने युद्ध की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन ठीक समय पर उसने अपना निर्णय बदल दिया और इल्तुतमिश के साथ संधि कर ली। परंतु इल्तुतमिश के लौटते ही एवाज ने बिहार पर आक्रमण कर दिया और बिहार को पुनः अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर इल्तुतमिश ने अपने लड़के नासिरुद्दीन महमूद शाह को, जो कि इस समय अवध का सूबेदार भी था, एवाज के विरुद्ध भेजा सैनिक कार्यवाही करने के लिए। और इल्तुतमिश जो है एवाज ने पलटकर नासिरुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया, परंतु वह युद्ध में मारा गया और बंगाल पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार हो गया। इल्तुतमिश ने बंगाल का शासन भी महमूद को सौंप दिया, परंतु 1229 ईस्वी में अचानक महमूद की मृत्यु हो गई और खिलजी सरदारों ने बंगाल में विद्रोह का झंडा फिर से खड़ा कर दिया और इल्तुतमिश को 1230 ईस्वी में फिर से एक अभियान करना पड़ा और बंगाल के ऊपर पुनः दिल्ली सल्तनत का शासन कायम किया गया। इसी प्रकार से राजपूत और हिंदू शासक जो थे, इनसे भी इसने युद्ध किया और 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर अधिकार किया। 1230 ईस्वी में उसकी सेनाओं ने जालोर, अजमेर, बयाना, सांभर आदि को जीत लिया। इन विजयों से उत्साहित होकर इल्तुतमिश ने 1231 ईस्वी में ग्वालियर पर भी आक्रमण किया और ग्वालियर जो है इसके ऊपर अधिकार करने के लिए उसने अपनी सेनाएं भेजी। ग्वालियर दुर्ग जो है, इसमें जो ग्वालियर का जो दुर्ग जो था, इसके जो राजा जो थे वे मंगलदेव थे। उन्होंने 1 वर्ष तक इनका सामना किया, परंतु अंत में थककर ग्वालियर दुर्ग से भागकर दूसरे दुर्ग में शरण ली। उनके भागते ही मुस्लिम सेना का ग्वालियर के ऊपर अधिकार हो गया। इस प्रकार से इल्तुतमिश जो है इसने मालवा का भी अभियान किया और वहाँ का भी दुर्ग जीत लिया। और इल्तुतमिश जो है इसे बाद में खलीफा जो है इसके द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ। खलीफा के द्वारा खिल्लत जो है यानी कि पोशाक भेजी गई और ये जो घटना जो है इसका बहुत अधिक राजनीतिक महत्व है। खलीफा की स्वीकृति से उसका वैधानिक पक्ष जो है वो मजबूत हो गया और मुसलमानों के लिए उसकी आज्ञाओं की अवज्ञा करना धर्म की अवहेलना के समान हो गया। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने अपनी सारी की सारी समस्याओं से निजात प्राप्त करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी रहा। इसके पश्चात बयाना का जो अभियान था उसके समय इल्तुतमिश बीमार हुआ और इसके बाद वे ठीक नहीं हो सका और अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। थैंक यू।